नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं ऐसा लाइव भारत, नए भारत का नया मीडिया, मेरे यानी शीतल राजपूत के साथ। और हम लगातार पिछले कुछ समय से बात कर रहे हैं यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की, यानी समान नागरिक संहिता की, जो कि जबरदस्त चर्चा में आ गया है प्रधानमंत्री मोदी के जिक्र से। पीएम मोदी ने अपनी सभा में इसका जिक्र क्या किया कि ये हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने भी लोगों से 1 महीने का वक्त देकर उन राय मांगी है हर तबके से कि आप अपनी राय दीजिए कि इस देश में एक कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इस पर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं लोगों से। आज मेरे साथ एक खास मेहमान मौजूद है। मेरे साथ मौजूद है अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार और मुस्लिम चिंतक आसिफ दाऊदी। आसिफ, स्वागत है आपका ऐसा लाइव भारत में। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया शीतल, आपने अपने शो में बुलाया। आई एम डूइंग परफेक्टली फाइन, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। आसिफ, यूनिफॉर्म सिविल कोड आजकल हर तरफ इसी की चर्चा हो रही है। एक देश एक कानून, एक बड़ा तबका इसका समर्थन कर रहा है और एक छोटा सेक्शन है जो इसका विरोध कर रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसका विरोध कर रहा है, ओवैसी इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं। आप एक मुस्लिम चिंतक हैं, इस कम्युनिटी का हिस्सा होने के नाते आपकी राय यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या है, एक देश एक कानून को लेकर क्या है? शीतल जी, मैं इस पे यही कहना चाहूँगा कि जब आप यूसीसी की बात करें या लॉज की, कानून की बात करें, तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक सब्जेक्ट होता है और इस पे जो हर कोई अपनी अपनी राय और मशवरे देने लग जाते हैं या दे रहे हैं, कैसे अपोज करना, कैसे इसको सपोर्ट करना, इसके पीछे की बहुत सी कहानियों को, हिस्ट्री को, चीज़ों को समझना ज़रूरी होता है। इतने बड़े मुद्दे पे जो आज एक नेशनल मुद्दा है, इनफैक्ट इंटरनेशनल मुद्दा है, लोगों की नज़र है कि क्या होने वाला है। वैसे में जब तक आप इन चीज़ों को सही तरह से समझेंगी नहीं या आपके व्यूअर्स, तब तक इस पर कोई भी ओपिनियन बनाना बहुत ईजी नहीं होता है और वो सही तरीका भी नहीं होता। मेरे हिसाब से पहले इसको समझिए और उसके बाद अपनी राय रखिए। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा मौका है जिसमें पूरे मुसलमानों को, जो माइनॉरिटीज़ हैं या दूसरे और भी कई सेक्ट्स हैं, सेक्शंस हैं, जिस पे इसका असर होगा। पूरी जो हमारा मुल्क है उसके हर एक कम्युनिटी पे, हर एक स्टेट पे, हर जगह पे इसका असर होगा। इसलिए इन चीज़ों को बेहतर तरीके से पहले समझने की ज़रूरत है। आपका ये मानना है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं, अभी तो लॉ कमीशन ने राय ही मांगी है, अभी ड्राफ्ट नहीं आया है, तो वो जल्दबाजी कर रहे हैं? उनको पहले समझना चाहिए, इंतजार करना चाहिए, ड्राफ्ट आने देना चाहिए, इस डायलॉग का हिस्सा होना चाहिए? बेहद जल्दबाजी कर रहे हैं वो। इट्स टू अर्ली टू मेक एन ओपिनियन कि हमें इसका अपोज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट वो लोग जो इसका सपोर्ट कर रहे हैं वो भी जल्दबाजी कर रहे हैं। वो इसलिए कि अभी हमें ये नहीं पता इसका एक्चुअल ड्राफ्ट क्या होगा, इसमें क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं जो हमारे सामने होंगी, जिसे हम बाद में एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स के साथ ज़रूर हम चाहें, हमें पसंद नहीं है, एक ऐसा मौका है कि हम इसमें साथ मिलके जुड़ के अपनी बातों को मनवाएं, अपने तमाम चीज़ों को सामने रखें और तब जाकर अपना कोई ओपिनियन बनाएं। अगर हमसे फॉर एग्जांपल लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, आप लास्ट ईयर की बात करें तो उस रिपोर्ट के हिसाब से तो ऐसा लगता है कि नहीं बनना चाहिए, लेकिन अभी 30 दिन के अंदर की जो रिपोर्ट मांगी गई है, इसमें इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि इसको एक पॉलिटिकल इशू ज़रूर है। कई एस्पेक्ट्स हैं, पॉलिटिकल, नेशनल, रिलीजियस, कई एस्पेक्ट्स हैं। लोग पॉलिटिकल साइड को ज़्यादा देख रहे हैं क्योंकि इलेक्शन होने वाला है, इलेक्शन के पहले ये तमाम चीज़ें आएंगी। आप जानती हैं, आप खुद एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप चीज़ों का अंदाज़ा है कि किस तरीके से 19 में एजेंडे में भी था रूलिंग पार्टी के कि हमें इसको इम्प्लीमेंट करना, हमेशा से रहा है। 2-3 जो मेन ख़ास मुद्दे रहे हैं, चाहे आप राम मंदिर की बात करें, चाहे आप 370 की बात करें, ट्रिपल तलाक हुआ, या फिर अभी आप इसको यूसीसी की बात करें, ये तो हम सब जानते हैं कि इनके एजेंडे में। और अभी इलेक्शन आने वाला है, पॉलिटिकल इश्यूज़ भी हैं। लेकिन अगर ये पॉलिटिकल इशू भी है या मुद्दा वो भी है, तो क्या हमें इस तरीके से इंस्टेंटली बिना जाने समझे क्या रिएक्ट करना चाहिए? क्या हमें हमारे जो कुछ पॉलिटिकल लीडर्स हैं या कुछ अचानक से भड़काऊ चीज़ें बोल जाएं या बोले नहीं बहुत ही गलत हो रहा है, बहुत, मेरे ख्याल से प्रूडेंस एक चीज़ होती है, हिकमत अमली एक चीज़ होती है, एक वो चीज़ होती है जिसे आपको एक क्रिटिकल थिंकिंग या सोचने समझने की शक्ति और सूझबूझ देती है।
आप जब इतने बड़े लॉ की बात करते हैं तो आपने ये जाना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ है क्या? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही बहुत ज़्यादा मुखालफत कर रहा है, हमेशा से करता आया है। वो कहते हैं कि आप इससे हमारे धर्म को डाइल्यूट करना चाहते हैं। आप, कई लोग तो ये कह रहे हैं कि क्या आप मुस्लिम विवाहों में भी फेरे लिए जाएंगे, मतलब मनगढ़ंत बेसिर पैर की बातें भी होने लगी हैं। तो ये जो कहते हैं वो कि डाइवर्सिटी खत्म करने जा रहे हैं या आप हमारी संस्कृति को खत्म करने जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये डर सही है या ये खामखा का हवा क्रिएट किया जा रहा है? देखें, दो चार बातें जो आपकी बात से मैं निकाल रहा हूँ कि शायद मुसलमानों को ये लगे कि कहीं हमें फेरे ना लेने लग ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं, मतलब बड़ी अटपटी बात है ये। डाइवर्सिटी पे कोई असर ना हो। मैंने पहले ही जिक्र किया कि मैं यूनिटी और यूनिटी इन डाइवर्सिटी में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, और जिनको ऐसा शक है उन्हें तो कम से कम इस ड्राफ्ट को आने का इंतज़ार करना चाहिए। Absolutely. अभी अगर आप कह रहे हैं कि फेरे लेने की बात मुसलमानों का, क्या आपको किसी भी पढ़े लिखे इंसान को ये लॉजिकल बात लगेगी कि इतनी बड़ी आबादी में जहाँ इंटरनेशनल प्रेशर होता है, जहाँ पे आप देखें पूरी दुनिया में 25% मुसलमानों की आबादी है और पूरे हिंदुस्तान की अगर आप बात करें करोड़ों में है, इतनी बड़ी आबादी को क्या ये सरकार फेरे लेने पे मजबूर कर सकती है? चाहे भी तो वक्त तब आएगा जब आप अपोज करें, जब आपसे ये कहा गया कि आपको फेरे लेने हैं। लेकिन आपने मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करी, बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन है, बहुत से लोग आपके व्यूअर्स और बहुत से इंटेलेक्चुअल्स ये जानते भी नहीं होंगे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, कब बना, किन सिचुएशंस में बनाई गई। मुस्लिम पर्सनल लॉ को समझिए, हिस्ट्री को समझिए, और उसके बाद ड्राफ्ट को आने का इंतज़ार कीजिए। और अक्लमंदी तो इसमें है, पढ़े लिखे लोगों को प्रोग्रेसिव सोच ऐसी कहती है कि आप अगर हंगामा कर भी लेते हैं, आप मेरे ख्याल से कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कानून पास होना है तो हो जाएगा। मिसालें आपने देख ली, 370 में देखी, ट्रिपल तलाक में देखी, और अभी यूसीसी है। राम मंदिर में आपने देखी, ये अलग बात है कि वो कोर्ट का फैसला था, लेकिन ये चीज़ें हुई। आप इसका अपोज करके इस वक्त में मुझे लगता है कि कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं उठा सकते इसका। लेकिन अगर आप साथ होते हैं और आप यहाँ पे अक्लमंदी ये दिखाते हैं कि हमने अपनी बातों को मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर भी जो त्रुटियाँ हैं उसको ठीक करवाते हुए कॉमन एजेंडे पे अगर आ जाएं, हो सकता है कि अभी जो आपको लग रहा है कि एक होता है ना, एक मॉन्स्टर आ रहा है, एक जाइंट आ रहा है, क्या होगा, खा जाएगा, आप ऐसे भी तो सोचें कि हो सकता है कि हमारी बात सुन ली जाए, हो सकता है कि हम कुछ इंटेलेक्चुअल्स वहाँ पे अपनी बात रख सकें। दुनिया देख रही है हर एक चीज़ को। मैंने फिर कहा, दोबारा कहता हूँ कि इतना ये आसान होगा नहीं कि इतनी बड़ी तादाद को, पूरे मुसलमानों को आप पूरी तरीके से दूसरे रिलीजन के हिसाब से चलने पे मजबूर कर दें। क्योंकि अगर आप आर्टिकल 44 की भी बात करती हैं, जिसमें कहा गया कि आप एंडेवर, वहाँ की जो उस वक्त की सरकार होगी एंडेवर करेगी, कोशिश करेगी, प्रयास करेगी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आए, एक कानून हो देश। लेकिन आप ये बताइए कि क्या उस ड्राफ्ट में ये होगा कि 25, 26, 27, 28, 29 जो आर्टिकल में है वो ख़त्म हो जाएगा? और वो भी क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं। मेरी समझ से ये बाहर है कि कैसे किसी एक धर्म की मुखालफत या खिलाफत हो रही है। इनफैक्ट कहा तो ये भी जाता है कि महिलाओं के लिए ये बहुत अच्छा होने जा रहा है। एक समान कानून इस देश की सब महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं के लिए भी होगा। तो उसमें धर्म का, किसी धर्म को इंक्रोच कर रहे हो आप, या किसी के धार्मिक वैल्यूज को इंक्रोच कर रहे हो, ये बात मुझे, मेरी समझ में नहीं आती कि ये कहाँ से ये ख्याल उठ जाए। ये ख्याल जो उठता है उसके पीछे भी रीजंस हैं वैसे। हालांकि जब आप यूसीसी की बात करें और भारत के अंदर करें तो रिलीजन जो इसका साइड है वो तो आ ही जाता है, उसको आप रोक नहीं सकते। ये एक माइंडसेट बना हुआ है। लेकिन रीजन देखिए, एक प्रथाएं होती है, एक होती है कुप्रथाएं। तो अब मैं ये किसी धर्म विशेष पर टिप्पणी नहीं कर रही, लेकिन ऐसा जो पिछला ड्राफ्ट हमने देखा है जो उत्तराखंड, उसके हिसाब से हो सकता है कि मुस्लिम समुदाय बहुविवाह की प्रथा जो वहाँ ना हो पाए, या जैसे कुछ ऐसी परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, हलाला है, जो जिनका विरोध मुस्लिम समाज के अंदर से भी उठता है। तो हो सकता है ये प्रथाएं ना बचें। तो वैसी तो कुप्रथाएं, सती जैसी प्रथा हिंदू समाज में भी थी, वो भी एबॉलिश हुई। तो अगर
कुछ लिबरलाइजेशन होता है, मॉडर्नाइजेशन होता है, तो उसमें धर्म कहाँ से खतरे में आ जाता है? रिफॉर्म्स के मैं हमेशा फेवर में रहता हूँ। लिबरलाइजेशन हो, कुछ बेहतरी हो, इम्प्रूवमेंट हो, तो इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। समाज सुधार हर रोज़ हम सीखते हैं, हर रोज़ हम कानून, जो एक मैंने आपसे बात बताई, तो ख़ुद हमारे अल्लाह ने भी ये बात कही हुई कि आप अपने जहन को यूज़ करते हुए उस वक्त के हालात और सिचुएशन के हिसाब से सोचो और समझो और फैसले लो। आपका जो इससे पहले सवाल था कि इसमें धर्म कहाँ से आता है, हाँ। ये ख़तरा कि, उस पर मैं ज़रा बात रख लूँ पहले। वो ये होता क्या है कि कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं आप देखें तो लोगों को कुछ रीज़न्स मिलते हैं। अब जैसे लगता है कि एक तो इलेक्शन की बात, दूसरे आपने देखा कि किस तरीके से हिजाब पे मामला आता है, लव जिहाद का इशू आया, लिंचिंग की बातें आई, या इन तमाम चीज़ों से मुसलमानों को या मुस्लिम कम्युनिटी को एक कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम टारगेट किए जाते हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह होती है कि कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स जो हैं वो अलग अलग वक्त में बहुत ही बेतुके बयानात देते हैं। आप कहीं सभाएं करके यहाँ तक के कहते हैं कि हम पूरी नरसंहार भी कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जो सामने आती हैं कुछ एलिमेंट्स के ज़रिए, उससे एक लोगों के अंदर एक डर बैठता है, जिसमें सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस डर को ख़त्म करें। लेकिन मसला कहाँ पे आ जाता है? लेकिन यहीं पर मेरा एक काउंटर पॉइंट भी है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, इसको डिस्कस कर रहे हैं, विश्लेषण है ये, कोई किसी की खामी या वो नहीं उजागर हो रही। जब बात फ्रिंज एलिमेंट्स की होती है तो वो तबका हर तरफ होता है। अब यहाँ हमें सर तन से जुदा करने वाली बयान भी सुनने को मिलती है, औरंगजेब की वाहवाही करते हुए पोस्टर्स भी दिखते हैं। तो मुझे लगता है कि ये तो हर तरफ फ्रिंज एलिमेंट्स है, लेकिन बहुतायत ऐसे लोगों की नहीं है, वो चाहे मुस्लिम समाज हो या हिंदू समाज हो। बिल्कुल, ये दोनों तरफ है, चारों तरफ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुसलमानों में ऐसा नहीं है, मैं कह रहा हूँ जहाँ पे भी ये फ्रिंज एलिमेंट, चाहे सर तन से जुदा करने वाले लोग हों, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, चाहे जो लोग नरसंहार की बात करते हों, जो हेट्रेड फैलाते हों, जो यूनिटी, मैंने कहा ना, यूनिटी हमारे लिए बहुत अहम चीज़ है। यहाँ पे मेरिटोक्रेसी है, सबको एक्सेस मिलता है, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो। प्रॉब्लम यहाँ पे यही हो जाती है, जो वो फ्रिंज एलिमेंट्स और वो कुछ एलिमेंट्स जो अपने हिसाब से कुछ एजेंडे के तहत ऐसे मुद्दे, चाहे हिजाब पे, नकाब पे, इस पे, उस पे बयानबाजी जो बार बार आप एक ही चीज़, मैं आपको यूसीसी पे बहुत ही क्लियर कट बात बताना चाहता हूँ। अगर आपको लगता है, खुद मुसलमानों को अगर लगता है कि वो टारगेट किए जा रहे हैं, तो आप एक बार मुस्लिम पर्सनल लॉ को समझिए, और उसके बाद जो शरिया, जो फ़िक़्ह है, फ़िक़्ह कानून, शरिया भी नहीं, जो इस्लामिक फ़िक़्ह है, उसको समझने की कोशिश करिए। इस्लामिक लॉज का एवोल्यूशन कैसे हुआ उसको समझिए, और क्या वो तमाम इस्लामिक लॉज, कानून, शरिया, फ़िक़्ह, ये सब, ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ हिंदुस्तान के अंदर है, उस पर इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। अंग्रेज़ों के ज़माने में अंग्रेज़ों ने ये महसूस किया कि यहाँ पे रिलीजन के जो पर्सनल लॉज हैं वो हैं, हिंदुओं के अलग, मुसलमानों के अलग, दूसरे रिलीजन के अलग। बहुत मुश्किलें आई चीज़ों को हैंडल करने में, कन्फ्यूजन था, और अंग्रेज़ों को तो यहाँ रूल करना था, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी उनकी थी। लेकिन उसके बावजूद भी ये उस वक्त की चीज़ें आई कि ये फ़ैसला हुआ कि भाई ये जो पर्सनल लॉज हैं, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ कहाँ से शुरुआत है, मैं पूरी हिस्ट्री नहीं बता पाऊँगा, लेकिन आपको बताऊँ, संक्षेप में मैं ये बताऊँ कि उस वक्त, उस ज़माने में एक आर्बिट्रेरीली एक बुक को पिक किया गया जिसका नाम है हिदाया। हिदाया के 4 वॉल्यूम्स हैं, बहुत बड़ी, आई मीन उसको इतना आसान नहीं है ट्रांसलेट करना, पढ़ना। और चार्ल्स हैमिल्टन, अंग्रेज़ के ज़माने के उस वक्त वो जनाब थे जिनको इस बुक को ट्रांसलेट करना था, ठीक है। अब उनको अरेबिक आती नहीं थी। अब आप देखें, जब आप इंटरप्रिटेशन होता है तो कितनी चीज़ें बिगड़ जाती हैं, शेप बदल जाती हैं। उस हिदाया को जो 4 वॉल्यूम्स में है, उसको पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया गया। उसके बाद फिर इंग्लिश में इन्होंने, चार्ल्स हैमिल्टन ने उसको ट्रांसलेशन में लाया, उसे बहुत सी चीज़ें बदल दी। ये कोई इस्लामिक या किसी शरिया या किसी और स्टेट एजेंसीज या गवर्नमेंट की तरफ से बनाई हुई चीज़ है नहीं,
मुस्लिम मतलब पर्सनल लॉ। आप ये कह रहे हैं कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो दरअसल पूरी तरह से शरिया पर आधारित है ही नहीं। उसका एक डाइल्यूटेड वर्जन जो अंग्रेजों ने बनवाया। अब आप बताएं, जो हमारे मुसलमान भाई इसको अपोज कर रहे हैं वो जब पढ़ेंगे तो उनको शायद ये चीज़ समझ में आएगी कि अंग्रेज़ों के बनाए हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ, जो खुद नहीं इस्लाम को जानते, जो उस एक बुक को पिक किया हिदाया को, और उस हिदाया के बुक में भी उन्होंने डाइल्यूट कर दिया, चीज़ों को बदल दी, वो भी टैक्सेशन पे, आप सक्सेशन पे आ जाएं, सारी चीज़ें, मैरिजेस पे, आप बहुत सी चीज़ें यूसीसी में है ना, उस पर अभी आता हूँ। उस वक्त जब इन्होंने ये इन चीज़ों को बदली तो वो एक नया वर्जन आ गया और वहाँ से इसकी शुरुआत। बल्कि मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है इसका पुराना नाम क्या था? एंग्लो मोहम्मदन, यानी पहले इसमें इंग्लिश आ रहा है एंग्लो, फिर मोहम्मदन। तो इसको समझिए, फिर जानिए। और ये अगर समझ लेते हैं लोग, मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी शरिया, यानी फिक, यानी इस्लाम, ऐसा कुछ नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि ये आपके लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है। बार बार ये मौका आता नहीं है। इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करके जितने भी मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, जो आपके कंसर्न्स हैं, जो आपकी चीज़ें हैं, अपनी बातों को रखिए और कोशिश करिए कि वो तमाम अच्छी चीज़ें इसमें शामिल हो जाएं इस एक यूनिफॉर्म सिविल कोड में। और उसमें अगर वो चीज़ें शामिल नहीं होती है तब आप एहतजाज करिए, तब आप प्रोटेस्ट करिए, तब आप अपनी बातों को मनवाइए। कानून है, संविधान है, सुप्रीम कोर्ट है, बहुत सारी राय मांगी गई है। तब आप इस मौके का इस्तेमाल करते हुए आप मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो चीज़ें हैं, रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, उसको आप ठीक कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है फॉर एग्जांपल कि हम अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को सामने ला दिया गया तो शादी करने की जो एज है वो फिक्स हो जाएगी, या हम 2-4 शादियां नहीं कर पाएंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ। शादी करने की अगर एज लड़कियों की फिक्स होती है, लेट्स से 20, 21, 22, आज के ज़माने में कोई भी पढ़ा लिखा मुसलमान ये नहीं चाहता है कि उसकी बच्ची, या कोई भी इंसान नहीं चाहता है कि उसकी बच्ची की शादी 12 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल में हो जाए। ठीक है, अगर शादी की एज आपने ये कर ली कि 21 साल पे करनी है, तो कौन सा इस्लामिक रूल इसमें वायलेट किया गया, मुझे समझाया जाए। पहली चीज़, शादी जो 4 शादियों की बात होती है, बहुत सख्त कानून है उस पर। जो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी 4 शादियों, पहले क्या था, 4 शादियों के पहले हिंदू रीति रिवाज में भी बहुत सी शादियाँ होती थी, बहुत शादियाँ होती थी। बाद में कानून आया, अबोलिश किया गया। उसी तरीके से प्री इस्लामिक एज में अगर आप जाएंगी तो आपको पता चलेगा कि एक एक इंसान, एक एक मर्द जितनी शादियां चाहे वो कर सकता था। और यहाँ तक कि महर की, अगर ये तमाम चीज़ें आएंगी यूसीसी में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। महर जो पैसे दिए जाते हैं शादी के वक्त, पहले वो महर लड़की के वालिद को दिया जाता था। एक तरह से वो लड़की क्या है, वो दुल्हन क्या है, आप एक चीज़ हो गए, आपने ख़रीदा। धीरे धीरे उसमें इवोल्यूशन आया, चीज़ों को और बेहतर की गई। और अब क्या हुआ, डिग्निटी के साथ, डिग्निफाइड वे में लड़की को महर एक गिफ्ट की तरह कुछ पैसे दिए जाएंगे इज्जत के साथ। तो वो लड़की कोई ऑब्जेक्ट या कोई चीज़ नहीं हुई। ये एक बात हुई महर की। ये तमाम चीज़ें यूसीसी में आ सकती हैं। 4 शादियों की अगर मैं बात करूं, हम हिंदुस्तान के अंदर जब देखते हैं तो यहाँ तो 4 शादियों का चलन क्या, 2 का चलन है ही नहीं। लोग इसको अभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं करते सोसाइटी में। ठीक है, कुछ जगहों पे अगर आप अरब कल्चर में जाएं, वहाँ पे बहुत आम चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन इन 4 शादियों के पीछे कितनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है, उसको लोगों ने स्टडी करने की कोशिश की है। अगर आप दूसरी बीवी के साथ इंसाफ नहीं कर सकते, अगर आपकी पहली बीवी ने इजाज़त नहीं दी, या अगर आपने बैलेंस, आपकी वो सलाहियत नहीं है, और किन किन सिचुएशन, उसको ज़रा समझने की तो कोशिश करिए। तो कोई 4 शादी कर ही नहीं सकता। हिंदुस्तान के अंदर वो रूल ही नहीं है। अगर किसी वजह से यहाँ पे ये हो जाता है कि आप एक शादी से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, और दूसरी बिना डिवोर्स या इसके तरीका है, प्रोसीजर है, तो आप जब इसको कर ही नहीं सकते हैं तो फिर आप ये बताइए कि इन बातों को वहाँ तक रखिए, वहाँ पहुँचवाइए सही तरीके से, और एक कहते हैं ना, एक अच्छे तरीके से अपनी बात मनवाने की कोशिश करवाइए, बजाय इसके कि आप सीधा इस पे आके, आप कुछ जानते नहीं, कुछ समझते नहीं, आपके नेताओं ने कुछ भड़काऊ भाषण दे दिया,
और आपने ये कोशिश की कि चलो अब हम रोड पे आ गए और हमने इसका अपोजिशन करना है। जितने भी जो अपोज करते हैं मुस्लिम भाई हमारे, मुझे लगता है कि वक्त का इंतज़ार करें और जोश और जज्बात में आके कोई फ़ैसला नहीं करें, और कोशिश करें कि जितनी ज़्यादा बात आपकी वहाँ तक पहुँच सके, रखी जा सके। नहीं होने पे फिर आप उसको एनालाइज करिए, फिर आप क्रिटिसाइज़ करिए, फिर आप जज करिए, फिर आप देखिए कि क्या आपके लिए लीगल और सही तरीका है इसको अपोज करने का। अगर आप इस तरीके से एहतजाज करेंगे और आप अगर लड़ाई झगड़ा करने की बात करें या आप खामखा रोड पे आएंगे लीडरों के भड़काने पे, तो सिवाय इसके कि आप अगले के प्रोवोकेशन में आके पॉलिटिकल माइलेज आप दे ही रहे हैं, अपने आप को भी मुसीबत में डालेंगे। तो बेहतर है कि अक्लमंदी से वक्त का इंतज़ार करिए और सही सूझबूझ के साथ, पॉलिटिकल सूझबूझ के साथ इन चीज़ों पे फैसला लीजिए। बिल्कुल, कम से कम प्रक्रिया का हिस्सा बनिए। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया शीतल जी, बहुत शुक्रिया।